हेलो एवरीवन। आज मैं जिस टॉपिक पे चर्चा करने जा रहा हूँ उसका नाम है एयर डिफेंस सिस्टम। इसके पिछले वीडियो में मैंने ड्रोन टॉपिक को टेकअप किया था। रीज़न क्या है कि अभी आपने देखा होगा कि इंडिया ने जो है पाकिस्तान के 9 एक्सट्रीमिस्ट सेंटर को डिस्ट्रॉय किया था, एयर स्ट्राइक किया था। उसके बाद पाकिस्तान ने क्या किया, रिटेलिएशन में हमारे यहाँ ड्रोन भेजे थे। जब उन्होंने ड्रोन भेजा तो खैर हमने ऑलमोस्ट सभी ड्रोन को डिस्ट्रॉय कर दिया, या कुछ उनके ड्रोन जो है अपने आप गिर गए, लेकिन कोई भी उनके मिशन को हमने सफल नहीं होने दिया। दूसरी तरफ जब हमने रिटेलिएट किया तो सबसे पहले क्या था, हमने जो जिन टारगेट को सेट किया वो तो किया ही क्या, उनके जो मेन एयर डिफेंस सिस्टम था हमने उसी को डिस्ट्रॉय किया। जैसे कि पहला हमने जब डिस्ट्रॉय किया था वो था लाहौर का। लाहौर के एयर डिफेंस सिस्टम पे जहाँ पर कि चाइना का HQ-9 उन्होंने लगाया हुआ था, वो जैसे ही वो लाकर अपने हैंगर, अब आप सोचते हैंगर क्या होता है? हैंगर वो जगह होता है जैसे कि आपने टीन सेट वगैरह देखा होगा कि जिसके नीचे कोई सामान, कार और गाड़ियाँ रखी जाती हैं, ठीक टाइप का एयरप्लेन के लिए होता है। तो हमारी जो खुफिया एजेंसी थी डायरेक्ट उनको वॉच कर रही थी कि कब जैसे वो हैंगर में आया तुरंत हमने ब्रह्मोस मिसाइल को डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है ना। उसके बाद तो हमने डिफरेंट जगह पे उनको अटैक किया है ब्रह्मोस से। खैर हम उसकी 1 बाय 1 चर्चा नहीं करने जाएंगे, कहाँ कहाँ हमने डिस्ट्रॉय किया, ये किया, क्योंकि हम वार रूम की चर्चा नहीं करने जा रहे हैं। लेकिन ये इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, इसीलिए मैंने इस टॉपिक को उठाया हुआ है, क्योंकि आज के वॉरफेयर में अगर किसी भी देश पर हमको अपनी सुप्रीमेसी बनानी है, मतलब हमको क्या करें, डोमिनेट करना है, तो वही किंग होगा जो कि किंग स्काई का होगा। तो स्काई किंग का मतलब क्या हुआ कि हम आकाश को डोमिनेट करें। इसके लिए क्या है कि हर एक दुश्मन जो अपना एयर डिफेंस सिस्टम रखे रहता है, हर एक दुश्मन, तो आप चेक करिए कि वो हम अगर अटैक करेंगे तो हमारे एरोप्लेन को, मिसाइल को, ड्रोन को मार सकता है वो। तो सबसे पहले कोशिश हमारी ये होती है कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम को ही हम डिस्ट्रॉय कर दें, ठीक है। तो आइए अब हम चर्चा करने जाते हैं कि ये एयर डिफेंस सिस्टम क्या है, कैसे काम करता है, क्यों इसका क्या इम्पोर्टेंस है। तो आप ये देखिए कि मैंने लिखा हुआ एयर डिफेंस सिस्टम, मतलब हिंदी में क्या कहा जाएगा, वायु रक्षा प्रणाली। मतलब कि वायु का मतलब कि स्पेस से यहाँ पे मतलब है, वायु मतलब एक सैन्य उपकरण तंत्र जो कि दुश्मनों के विमान, मिसाइल, ड्रोन सहित, मतलब 3 तो इस समय ऑपरेशनल है। इसके अलावा भी कोई एडवांस सिस्टम है जिसको हमको क्या करना है कि स्पेस पे ही बर्बाद कर देना है, आकाश पे ही बर्बाद करना है। तो ऐसे सिस्टम को से खतरों से बचने के लिए कि जो हमारी वायु सीमा को सुरक्षित रखता है, दैट सिस्टम इज नोन एज एयर डिफेंस सिस्टम। अब देखिए एयरफोर्स की लैंग्वेज में क्या कहते हैं कि कैसे काम करता है उसको बताऊंगा। इस सिस्टम को के लिए C3 वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, कमांड, कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन। मतलब क्या, C3 सिस्टम एयरफोर्स की लैंग्वेज में इस्तेमाल किया जाता है। बट नाउ क्वेश्चन इज हाउ डज इट वर्क, ये कैसे काम करता है। तो कैसे काम करता है इसके लिए देखिए क्या है, जैसे कि मान लीजिए हमने कहा कि हमारे एनिमी जो है मिसाइल से या उनका फाइटर या ड्रोन से हमारे एयर स्पेस में आ रहा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पहले तो हम हमको डिस्ट्रॉय करना है, तो हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि आ क्या रहा है। तो पहली चीज़ आ गया डिटेक्शन। डिटेक्शन के बाद अब ट्रैक करना होगा कि डिटेक्शन तो मालूम तो हो गया क्या चीज़ आ रही है, अब उनके पाथ को हमको फॉलो करना कि किस डायरेक्शन में कहाँ से आना, किस तरफ बढ़ रहे हैं। जब ये मालूम होता है, 2 चीज़ें आ गई, तो ट्रैकिंग हो गया। फिर तीसरा तो इंटरसेप्शन, उनको रोकने की बात होती है कि हवा में ही हम उनको डिस्ट्रॉय कर दें। मतलब दीज आर द 3 स्टेप्स जो कि एयर डिफेंस सिस्टम हमारा काम करता है। लेकिन अब यह है कि इसमें इम्पॉर्टेंट रोल किसका होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है राडार का। राडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग
इसकी खोज रॉबर्ट वाटसन वॉट ने किया था। 1940 में यूएसए की नौसेना ने यह संक्षिप्त नाम दिया। जब यूएसए ने रडार बना लिया तो रडार के बाद उन्होंने इसका पूरा डिस्क्रिप्शन नहीं दिया, उन्होंने शॉर्ट फॉर्म में एब्रीविएशन दिया रडार, जिससे कि और कंट्री वाले न समझ सके कि व्हाट इज़ रडार। ठीक, अब रडार क्या करता है? रेडियो डिटेक्शन। अब कैसे काम करता है रडार? जो एक मालिक सिस्टम है, तो उसके अंदर क्या होता है कि रेडियो मैग्नेटिक वेव्स, सॉरी रेडियो वेव जाती है, दैट नोन इज क्या कहते हैं उसको? विद्युत चुम्बकीय, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ये है, ये वेव इससे चारों तरफ ही निकालती रहती है। निकालने का काम कौन करता है? वो करता है काम हमारा ट्रांसमीटर। इसके लिए मैंने लिखा है कि पहला देखिए स्टेप कैसे रडार काम कर रहा है। तो इसका एक जो ट्रांसमीटर सिस्टम होता है वो विद्युत चुम्बकीय तरंग को प्रसारित करता है, मतलब चारों तरफ निकलता रहता है। जैसे मान लीजिए आप एक हीरा रख लीजिए, तो हीरा क्या करेगा? हीरे की रेत निकलती थी, चारों तरफ निकलेगी ना। तो सेम में मान लीजिए कि यहाँ पर ये हीरा नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ये ट्रांसमीटर चारों तरफ फेंकता रहता है। फिर क्या होता है देखते हैं। अब जब ये करता है तो दूसरी बात ये है कि इसकी स्पीड जो होती है वो ऑलमोस्ट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है, जो कि लाइट की स्पीड होती है। ठीक, इसको हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, लगभग होता है, एग्जैक्ट नहीं होता है, जिसको मैं और एक्सप्लेन करूँ क्योंकि साइंस का चैप्टर नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे काम करता है। अब ये जब रेत चारों तरफ जाती रहती है तो होता क्या है कि ये जहाँ कहीं किसी से भी टकराती है, जहाँ, अब देखिए यहाँ पे हमने इसको बना दिया है। जैसे कि मान लीजिए ये एक रडार पूरा सिस्टम है, रडार है ये पूरा। अब रडार के अंदर पहला वर्क करता है ट्रांसमिशन। अब ट्रांसमीटर क्या करता है? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसको कि हमने हिंदी में लिखा है विद्युत चुम्बकीय तरंग, को चारों तरफ फेंकता रहता है। जब चारों तरफ फेंकता रहता है तो इसके रास्ते में अगर कोई चीज़ पड़ गया, ये ऑब्जेक्ट है मतलब वस्तु है, तब क्या करेगा कि ये रेज जो है टकरा कर, माना कि हमने इसको डिस्टेंस पे बनाया है जस्ट टू शो, क्योंकि लाइट का सेम पाथ में चलती है, ये मत सोचिएगा कि घूम करके आती है, लेकिन मैंने केवल समझाने के लिए बताया हुआ कि इसको रिफ्लेक्ट करती है, परावर्तित होती है। तो जब परावर्तित होती है तो यहाँ पे एक रिसीवर इसको चेक करता है। अब रिसीवर का अब क्या काम होता है? देखिए, जब रिसीवर ने जब वो ऑब्जेक्ट हुआ तो ये मत समझिए कि तुरंत ये बता देता है रडार का रिफ्लेक्शन की जो लाइट वापस आती है, ये कभी ये नहीं बताता है कि ये ऑब्जेक्ट है क्या। वो ये नहीं बताएगा कि ये मिसाइल है, कि ड्रोन है, कि एरोप्लेन है। वो केवल सिर्फ इतना बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट है जो कि एयर स्पेस में हमारे सामने आ रही है। तो रिसीवर ने जब बता लिया तो अब उसके एनालिसिस की जाती है, कंट्रोल रूम में तुरंत एनालिसिस की जाती है। अब तो यही सिस्टम है कि ये ऑब्जेक्ट है क्या। तो पहले तो उसका साइज चेक किया जाता है, साइज चेक करने के बाद किस शेप का है, ठीक है, किस शेप का है, फिर किस स्पीड से वो आ रही है। वो स्पीड कैलकुलेशन के लिए क्या होता है, ये देखते हैं कि इस ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद स्पीड हमने बता दिया है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है, और मीटर में आप देखेंगे तो ये आएगा, ठीक है। अब ये एग्जैक्ट होता है, ये देखिए 299 है, मतलब 3 लाख किलोमीटर होता है, ये इतने मीटर में दिया गया है, मतलब 3 लाख किलोमीटर एग्जैक्ट नहीं होता है। तब क्या होता है कि इसका रिफ्लेक्शन होता है, तो इसका हमने बताया इमेज डिटेल रिसीव, जो इमेज हमें यहाँ पर मिलती है, ये मैं बार बार बता रहा हूँ कि ऐसे घूम कर नहीं आता, ये सेम पाथ में ही वापस आती है लाइट, केवल हमने समझाने के लिए आपको बता दिया है। अब आप एक चीज़ जानते हैं कि गति का नियम क्या होता है, स्पीड क्या होती है, वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। एस इज इक्वल टू होता है, ये साइंस का टर्म लिख के बताता हूँ, डी अपॉन टी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि इस ऑब्जेक्ट से टकरा करके इसको यहाँ ट्रांसमीटर पे आने में कितना समय लगा है। तो समय मालूम होगा, स्पीड हमको मालूम है 3 लाख किलोमीटर, इससे मालूम होता है डिस्टेंस। ये डिस्टेंस हम तुरंत पता पा जाते हैं कि कितनी दूरी पर ये ऑब्जेक्ट है और किस तरीके कहाँ से आ रहा है। अब
तुरंत ही हम इस पर टारगेट सेट कर लेते हैं। टारगेट सेट करने का बात है कि इंटरसेप्ट करना। अब यहीं पर जब रडार बता देता है तो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम, जिसमें कि डिफरेंट काइंड के अलग अलग टाइप के मिसाइल्स होते हैं, किसकी कौन सी ज़रूरत है उस मिसाइल से हम उस पर अटैक करते हैं। ठीक है, जब अटैक करते हैं तो उसको हवा में ही मार देते हैं। ठीक, अब लेकिन एक चीज़ और बताना मैं चाहूँगा आपको कि देखिए रडार, ये तो एयर डिफेंस सिस्टम का मैंने बताया है, लेकिन एक चीज़ और यहाँ पर हम ये बताना चाहते हैं कि जैसे आपने बॉर्डर पे कभी देखा होगा तो बॉर्डर पे जो होता है वो ऐसे ऐसे होता है। बॉर्डर पे जो रडार सिस्टम होता है, माना कि एक रडार यहाँ पे हमने लगाया है, दूसरा रडार हमने यहाँ लगाया, तीसरा रडार हमने यहाँ लगाया है। इसकी कैपेसिटी मान लीजिए कि 100 मीटर है ना, इसकी 100 मीटर है, ठीक है, 100 किलोमीटर है। अब क्या हुआ कि लेकिन यहाँ पर टोटल डिस्टेंस हम देख रहे हैं, मान लीजिए कि ये 300 किलोमीटर है, 300 किलोमीटर है। तो इसका मतलब कि दोनों के रेंज को अगर हम जोड़ते हैं तो आता है 300 किलोमीटर। लेकिन हमारे जो विज़न है हमारा वो कितना है, वो केवल 200 किलोमीटर, ये 100 किलोमीटर ये देख रहा है, 100 किलोमीटर ये देख रहा है। ठीक है ना। अब दोनों के 100 किलोमीटर के रेंज में आने का मतलब है कि बीच में 100 किलोमीटर का कहीं से गैप है। तो जब कभी भी हम उनके एयर स्पेस में फाइटर प्लेन या बॉम्बर प्लेन को कहीं कोई कंट्री ले जाता है तो वो ये देखता है कि ये गैप कहाँ पर, जिससे कि रडार की जो रेज है वो हमारे ऊपर ना पड़ने पाए। तब वो करते क्या, उस गैप को ढूंढते हैं और उसी गैप से क्या होता है, क्योंकि रडार पकड़ नहीं पाता बॉर्डर के रडार, ये मैंने अलग बताया, एयर डिफेंस सिस्टम में ये भी है, लेकिन ये बॉर्डर लगाए जाते हैं। तो दुश्मन पे हमको जाने के लिए वो एक स्पेस मिल जाता है। जैसे मान लीजिए कि 2 रडार, दोनों चौकीदार हैं, कुछ दूर तक वो देख रहा है, कुछ दूर तक वो देख रहा है, लेकिन बीच में गैप मिल गया तो हमने देखा कि वो जो गैप है उससे हम अंदर जा सकते हैं। इसका हम लेटेस्ट एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि पुलवामा अटैक के बाद हमने ऑपरेशन बालाकोट किया था, जब से हमने के चिकोटी, मुजफ्फराबाद, कई जगह पर हमने अटैक किया था जगह पे बालाकोट में। तो उस समय हमारे फाइटर्स तो थे मिराज, सुखोई और क्या नाम है कि एक प्लेन शायद मिक्का भी इस्तेमाल किया गया था। इन लोगों ने उसी गैप को ढूंढा और उस गैप को ढूंढ करके ही इन्होंने अटैक किया। अटैक करने के बाद ये वापस सेफली आ गए। अदरवाइज क्या होता, अगर इस गैप पे नहीं जाते, जैसे इनके रडार पाकिस्तानी रडार पे आता वो हमारे को शायद शॉट डाउन कर देते। ठीक है, तो ये मैंने बॉर्डर के रडार के बारे में बता दिया। इस गैप को ढूंढ करके ही हम काम को करते हैं। अब आया यहाँ पे, इसीलिए हमने दोनों रडार के बारे में आपको बता दिया कि रडार कैसे काम करता है। ये क्योंकि हम बता तो रहे हैं एयर डिफेंस का, फिर से मैं बता दे रहा हूँ। जैसे एक रडार ए लग गया, ये बी है, फिर से मैं एक्सप्लेन का सी है। अब पता चला कि एक की रेंज 100 किलोमीटर है, ठीक है ना, बी की भी 100 किलोमीटर है, ऐसे मान कर चलिए, लेकिन दोनों के बीच में गैप 250 किलोमीटर है। 250 किलोमीटर का रेंज मिला। इसी तरीके से हम एयर स्ट्राइक करते हैं। अब आते हैं कि यहाँ पर एयर डिफेंस सिस्टम, इसको मैंने इस तरीके से समझाने की कोशिश किया आपको है। देखिए, हमने दिखाया है कि मान लीजिए कि ये हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है, मैंने स्केच बनाकर समझाने की कोशिश किया है। तो स्केच में क्या है, हमने देखा कि इसमें एक चीज़ क्या है, वो एक है हमारे पास रडार है, दूसरा है ट्रैकिंग, ठीक है, नंबर 2, तीसरा है अवरोध, मतलब इंटरसेप्शन, जिसको कि मैंने बताया। इसी पे ये काम करता रहता है। तो रडार ने क्या किया, उसको इमेज को बताया, फिर हमने उसके पास को ट्रैक किया कि किस स्पीड पे आ रहा है, किस साइज़ पे आ रहा है, और उसी हिसाब से हम फायर करते उसको कर देते हैं। तो ये डिफेंस सिस्टम को मैंने इस तरीके से समझाने की आपको कोशिश किया है। अब रही बात ये कि ऑब्जेक्ट की आकृति और आकार निर्धारित होता है, रिसीवर तो काम करता है। अब ये काम करने के बाद क्या होता है कि ये जो तीसरा काम करता है, ट्रैकिंग का काम कौन करता है? ये ट्रैकिंग का काम दो रडार का, दो इंफ्रारेड कैमरे सेंसर या डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रूमेंट लगे रहते हैं, छोटे छोटे उसमें लगे रहते हैं, एआई से कंट्रोल होता है। वो इसके साइज़ को और
स्पीड को सब तुरंत बता दी, स्पीड तो कैलकुलेट हो ही जाता है, लेकिन साइज़ और आकार। और फिर दूसरी बात ये होती है कि जिस समय हम कैलकुलेट करते हैं उस समय हम उसके डायरेक्शन के बाद ये भी देखते हैं कि जिस समय हम फायर करेंगे उस समय वो कहाँ तक आ चुका होगा। इसीलिए अक्सर करते क्या हैं कि 2-3 मिसाइल एक साथ फायर कर देते हैं कि अगर कोई रेंज चुका, या जो मिसाइल या मान लीजिए कि वो भी जो है गाइडेड मिसाइल है, वहाँ से जहाँ चला दुश्मन है, अगर उसने अपनी स्पीड को चेंज कर दिया तब भी उसके रेंज में आ जाए, तो कहीं मतलब किसी तरीके से बचने की उसकी गुंजाइश ना हो। अच्छा, अब इन्हें रोकने के लिए, अब जब वही मैंने बताया ना कि मान लीजिए कोई आ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, इंटरसेप्टर फाइटर भेज सकते हैं। देख लिए भाई कि अगर फाइटर प्लेन आए तो फाइटर प्लेन कैसे रोका जाए, नहीं हुआ तो हमने मिसाइल से अटैक कर दिया। मतलब डिफरेंट टाइप के सिस्टम हम अटैक कर सकते हैं, और यही हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है। अब आते हैं, हम देखते हैं कि वर्ल्ड के टॉप एयर डिफेंस सिस्टम कौन कौन से हैं। तो सबसे अच्छा देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ के रेंज लिख दिए हैं, लेकिन बट नोबडी इज़ गोइंग टू आस्क अबाउट द रेंज। रीज़न बीइंग क्या है, कुछ के तो स्पेसिफाइड रेंज होते हैं, लेकिन कई केसेस ऐसे भी होते हैं कि जहाँ पर कोई भी कंट्री उसके रेंज को डिस्क्लोज नहीं करती है, वो जानबूझकर डिस्क्लोज नहीं करती है कि कोई टेक्निकल स्पेसिफिकेशन का मतलब कि अगर हम जान के हमारा दुश्मन ये कर रहा है, हमने तो दुश्मन ये कर रहा है तो हम उसका काउंटर अटैक ढूंढेंगे ना, तो अगर 19 काम का तो हम 20 करेंगे। माना कि हमने रेंज लिख दिया है, बट दीज आर द पॉइंट विच आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस हियर। ठीक है, पहला क्या है, यह है S-400 ट्रिम, ये रसिया का है, 400 किलोमीटर रेंज है। अब यहाँ पर एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, एक वर्ड होता है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब वो ऊंचाई पे, ठीक, ये सी लेवल से होता है, समुद्र के लेवल से होता है। तो जैसे कि मैंने 400 किलोमीटर रेंज बता दिया, लेकिन ये 400 किलोमीटर रेंज जो होता है, मिसाइल कैसे काम करती है, देखिए, एक तो होता है, अभी बता दें आपको, एक होता है आपका क्रूज मिसाइल, ठीक होता है, ये पैरेलल चलता है अर्थ से छोटी ऊंचाई पर होता है। और दूसरा आपका होता है बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल में थोड़ा मैं डिफरेंस बता दूंगा आपको। देखिए, ये आपका क्रूज मिसाइल है, ठीक है ना, ये क्रूज है, मान लीजिए इसको हमने देख लिया कि अर्थ से करीब 10 से 15 मीटर ऊंचाई पे ही चलता है। दूसरा क्या है, बैलिस्टिक मिसाइल। इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, ये अपने साथ फ्यूल ले करके चलता है और लगातार इस फ्यूल का कंजप्शन करता है। जहाँ तक कि टारगेट हमने सेट नहीं किया है, टारगेट को हमने लॉक कर दिया है, ये वहाँ तक जाने के बाद ही टारगेट पर डिस्ट्रॉय होगा, जैसे हमने हमारा ब्रह्मोस मिसाइल कर रहा है इस समय। दूसरा होता है बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है, यहाँ से जब हम लॉन्च करते हैं इसको, तो फ्यूल ये पहले लेता है यहाँ पे, इसके बाद ये एयर से फ्यूल ऑक्सीजन ले करके जा कर के पहले तो ऊपर जाता है, फिर अंत में एक हाइट पे जाकर के जितनी पावर होती है उतना जाते हैं, ये ड्यू टू ग्रेविटी जो टारगेट को हिट करता है। इसका टारगेट कभी कभी आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन इसका टारगेट बिल्कुल सेट होता है। लेकिन आजकल की तो एडवांस मिसाइल हैं जो कि एग्जैक्ट जो है टारगेट को लॉक कर देते हैं। रसिया इसमें सबसे आगे है, रसिया का कोई जवाब ही नहीं है। अब आता है S-4 ट्रिम मिसाइल, ठीक। अच्छा हाँ, मैंने एल्टीट्यूड की बात किया, तो एल्टीट्यूड में इसलिए किया कि ये जो ज़्यादातर हमने दिखाया है, ये क्या है, पैरेलल टू अर्थ, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को ज़्यादा कवर कर रहा है, क्योंकि ये यहाँ पर हमने इसको दिखाया। लेकिन एल्टीट्यूड की जब बात होगी तो अगर इसी मिसाइल को हमने सरफेस टू सरफेस किया, मतलब ऐसे सरफेस टू सरफेस SAS, लेकिन जिस समय हम इसको सरफेस टू एयर मिसाइल के ऊपर लॉन्च करेंगे तो इट हैज़ टू वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटी, है ना, विच इज़ 9.81, यू मस्ट बी नोइंग। मतलब क्या है कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति के विरुद्ध काम करेगा, तो उस समय क्या होगा कि इसकी ऊंचाई और दोनों का रेंज को कैलकुलेट करने के बाद ही हम बता पाएंगे किस डिस्टेंस पर यह हिट करेगा। तो दैट थिंग इज़ नोन एज एल्टीट्यूड, मतलब ये ऊपर गया, और ये जो मैं बता रहा हूँ ये रेंज ऐसे गया। लेकिन मान लीजिए कि हमने टारगेट को ऐसे सेट किया है, ऐसे कर दिया है, तो अब ये न तो पैरेलल जा रहा है न तो बैलिस्टिक जा रहा है, तो इसकी रेंज यहाँ पर ये वेरी करने लगती है, ठीक। अब यहाँ पे आता है विश्व के टॉप 10 एयर डिफेंस सिस्टम एडीएस। तो सबसे पहले हम लेंगे जो कि वर्ल्ड का अब तक का माना गया है S-400 ट्रिम। ये रूस का 400 किलोमीटर रेंज की बात है, जिस रेंज की हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। प्रश्न ये उठता है
कि इसमें देखिए होता क्या है, इसको इंडिया ने अपने हाथ, इसको नाम सुदर्शन चक्र दिया है। सुदर्शन चक्र क्यों दिया है? जैसे माना था भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र जो हाथ में रहता है वो वो क्या है 360 डिग्री पर घूमता रहता है, बस हाथ से छूटा नहीं कि दुश्मन कहीं भी किसी कोने में हो उसका गला काट देता है। तो सेम है, इसीलिए हमने इसको नाम दिया है सुदर्शन चक्र। और दूसरी बात यह है कि S-400 सिस्टम में मैं बता दूं कि इसमें 4 कैरियर एक साथ चलते हैं, 4 ट्रक होते हैं, ये चारों के अलग अलग फंक्शन होता है। जैसे एक पर रडार लगा, उसने डिटेक्ट किया, दूसरे ने कमांड दे दिया कि भाई देखिए यहाँ पर सिस्टम आ रहा है, तीसरे ने क्या क्या तैयारी कर लिया कि कहाँ पर आया, चौथा ने फायर कर दिया। मतलब 4 ट्रकों पर ये सिस्टम लगे होते हैं, एक साथ काम करते हैं। जैसे कभी कभी आपने सुना होगा कि 1971 वॉर में अमेरिका ने 7th फ्लीट भेजा था, 7वां बेड़ा इंटरप्राइज। तो बहुत लोग ये समझते हैं कि उसका नाम था, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है। 7 फ्लीट का मतलब क्या है कि 7 बेड़े एक साथ उनके चलते थे, हर एक का फंक्शन अलग है, इसीलिए 7वां बेड़ा बहुत ही वर्ल्ड का फेमस हुआ है। इन द सेम वे यहाँ पे 4। अब ये इसकी विशेषता क्या है, सबसे बड़ी बात बताऊँ मैं आपको। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और भी चर्चा करना था कि देखिए रडार को चकमा देने के लिए एक और भी सिस्टम साइंटिस्ट ने बनाया है। दैट सिस्टम इज नोन एज स्टेल्थ। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के अगर फाइटर प्लेन है तो रडार उनको कभी नहीं पकड़ पाता है, जो बॉर्डर पे लगे होते हैं। क्यों नहीं पकड़ पाता है, उसका रीज़न क्या होता है कि आपने देखा होगा कि मैंने यहाँ पर देखा है कि ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट जिससे पड़ा रिफ्लेक्शन होता है, हमने कर लिया कि ये वापस आ गई रेज। लेकिन जो स्टिल्थ टेक्नोलॉजी के फाइटर प्लेन या बॉम्बर या इंटरसेप्ट होते हैं उनके ऊपर कुछ ऐसा पेंट लगाया होता है कि वो जब यहाँ पे पहुँचते हैं तो मान लीजिए कि यही स्टिल्थ टेक्नोलॉजी का मान लीजिए है कोई ऑब्जेक्ट, जब ये पहुंचेगा तो ये इसको एब्जॉर्ब करने लगेगा। एब्जॉर्ब करने लगेगा का मतलब क्या हुआ कि जितनी भी रेज जा रही है वो इनको एब्जॉर्ब कर रहा है, कोई रिफ्लेक्ट हो ही नहीं रहा है, कोई परावर्तित हो ही नहीं रहा है। तो रडार अपने आप बैठा, उसको पता नहीं कि कौन जा रहा है कौन जा रहा है। ये जो टेक्नोलॉजी होती है, जैसे कि इंडिया का जो फाइटर अभी क्लियर नहीं हो पाया कि रफाल में क्या पोजीशन है, रफाल तो कंप्लीट, जैसे कि सुखोई है 57 रसिया का, अमेरिका का जो है F-35 है और एडवांस बनाया है, चाइना का जो है J-20 है। इनको माना था कि ऑल दीज आर द हैविंग स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, कि उनको ये रडार जिसको मैंने कहा कि बॉर्डर पे वो कभी पकड़ ही नहीं सकते। लेकिन हमारा S-400 ऐसा है जो कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के फाइटर को भी पकड़ लेता है। मतलब ये है कि आज की दुनिया, यहाँ तक कि B-52 बॉम्बर जो कि मोस्ट एडवांस अमेरिका का माना जाता है, मोस्ट डिजास्टर B-52 बॉम्बर, अगर वो भी इसके रेंज में आएगा तो वो इसको ख़त्म कर देता है। अब ये है क्या ये 400 किलोमीटर तक देखता है? नहीं, ऐसा होता है कि सिस्टम को तो ये बहुत पहले से देख लेता है, लेकिन जैसे ये 400 किलोमीटर के रेंज में आता है हमारे, तुरंत इसको डिस्ट्रॉय करता है ये। और अभी आपको अच्छी बात मैं बताना चाहूँ कि चूँकि रसिया के पास ये सिस्टम तो ही है, दे हैव डेवलप्ड इवन ए S-500 एंड दे हैव ऑफर टू इंडिया फॉर व्हाट कि इंडिया शुड परचेज इट। अभी मतलब डील अभी फाइनल नहीं हुई, मतलब कि मोस्ट एडवांस सिस्टम है। और हमारे पास इसके 4 स्क्वाड्रन है, 2 तो हमने पाकिस्तान के पास, चाइना बॉर्डर के पास हमने 3 लगाया हुआ है, जिससे कि हम चाइना और जैसे मान लीजिए कि चाइना ने अपना स्टिल्थ इस्तेमाल किया है या पाकिस्तान स्टिल्थ करे तो हम उनको काउंटर अटैक कर सकें, ठीक है। अब ये हमने इसको बता दिया। अब दूसरा इम्पोर्टेंट बहुत अच्छा है, वो क्या है, डेविड स्लिंग है ये एक्चुअली, है ना। ये इजराइल, USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने मिल करके डेवलप किया है। दिस इज आल्सो मोस्ट एयर डिफेंस सिस्टम। नाउ कम टू द S-300 VM, इसको एंटी-2500 भी कहते हैं। ये रसिया का है, रेंज की हम चर्चा नहीं करेंगे, ठीक। नाउ कम, बहुत इंपॉर्टेंट आता है इसके बाद, डेविड के बाद ये है थर्ड एक ऐसा सिस्टम है जिसको कि हमास के अटैक के बाद इजराइल में अमेरिका ने खुद लाकर थर्ड लगाया हुआ है, जिससे कि मल्टीपल अटैक के समय इस इजराइल को बचाया जा सके। माना कि उनको पता है आयरन डोम आगे बढ़ेंगे। ये थर्ड सिस्टम बहुत इसका फुल फॉर्म क्या है देखिए, द टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस
दिस इज़ द मोस्ट एडवांस सिस्टम। और एक इंटरेस्टिंग बताऊं कि अमेरिका का अभी हाल ही में जो है 170 बिलियन, मतलब कि हम अमाउंट की बात नहीं कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम जो है इस टेक्नोलॉजी में पीछे जा रहे हैं। तो उन्होंने एक नया सिस्टम के लिए काफ़ी बजट लॉन्च किया है कि हम गोल्डन डोम बनाएं, जैसे इजराइल का डोम है उन्होंने गोल्ड डोम की बात किया है कि ये हमारा सिस्टम जो है ये हम बनाने जा रहे हैं। खैर अभी उसकी हम चर्चा नहीं करें क्योंकि अभी तो बना ही नहीं है। तो थर्ड का फिर आता है MIM 104 पैट्रियट, ये भी USA का है। ये इसने इसके बहुत पहले बनाया होता, बहुत पहले इसकी रेंज है। पैट्रियट मिसाइल में क्या होता है, देखिए मिसाइल कैसे काम होते हैं। पैट्रियट मिसाइल में एक साथ कई मिसाइल अटैक करती हैं। जैसे मान लीजिए कि दुश्मन ने अटैक किया तो इसके साथ एक साथ मल्टीपल काफ़ी मिसाइल एक साथ होते हैं कि जो भी कहीं भी रेंज में होगा, ये छूटा तो ये अटैक करेगा, ये छूटा तो वो अटैक करेगा, वो छूटा। जैसे मान लीजिए कि दुश्मन ने क्या किया, एक मिसाइल लॉन्च कर दिया, या उसने क्या किया 10-20 मिसाइल एक साथ अटैक कर दिया, तो ये 100 मिसाइल को रॉकेट को लॉन्च कर देगा, उनके रॉकेट को, मिसाइल को, ड्रोन। मतलब कि कोई न कोई उनको मार गिराएगा ही गिराएगा। 10 के बदले 100 अटैक करते हैं। तो दैट इज़ द पैट्रियट, इट इज़ ऑल्सो मोस्ट एडवांस सिस्टम। नाउ इंटरेस्टिंग HQ-9, ये चीन का निर्मित है। इस पर हम चर्चा करना चाहते हैं, इसलिए चर्चा करना चाहते हैं कि पाकिस्तान, ये पहली चीज़ तो ये है कि चाइना नकल मारने में बहुत तेज़ है। मैं उनकी ये नहीं कर रहा हूँ कि चाइना की टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस नहीं, चाइना के पास बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी, लेकिन ये HQ-9 जो है चाइना ने किससे लिया था, पाकिस्तान ने चाइना से लिया था। और दिस इज़ ए कॉपी ऑफ S-300 ऑफ रशियन, मतलब S-300 का जो था जिसकी रेंज के हिसाब से सिस्टम है, इसकी इन्होंने कॉपी करके HQ-9 बनाया था। और इसी सिस्टम को जब ये हैंगर में जा रहा था हमको डिटेक्ट करने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम, जैसे ही पहुंचा है, मोस्ट प्रॉब्लम है कि चूँकि हमारे सैटेलाइट जो हमें पिक्चर दे रहे थे, जैसे ही हमको पिक्चर मिला है कि ये हैंगर में पहुंचा है, तुरंत हमने अपने जो है ब्रह्मोस मिसाइल से अटैक किया और लाहौर में एयर डिफेंस सिस्टम को बर्बाद कर दिया। सबसे बड़ी चीज़ क्या हुई कि चाइना को जिस पे भरोसा था कि हमारे पास मोस्ट एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है, वो ब्रह्मोस को रोक नहीं पाया। इससे चाइना की सिस्टम की बहुत बेइज्जती हुई है। और दूसरी बात, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यही था जिसको कि मैं चर्चा करना चाहता। नाउ कम एस्टर 3 SMFT, ये देखिए 3 कंट्री ने मिलकर बनाया है, फ्रांस इटली, दो है, फ्रांस इटली। नाउ कम्स मिट्स, ये है 3 कंट्री वाला है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जर्मनी, इटली, इसके भी रेंज दिया हुआ। अब फिर आगे बड़ा इंपॉर्टेंट आता है बराक 1 मिसाइल का उम्मीद है कि हमने शायद जो है ऑपरेशन सिंदूर में इसका इस्तेमाल किया है। ये इंडिया और इज़राइल का जॉइंट वेंचर है। हमारे साइंटिस्ट और इज़राइल के साइंटिस्ट ने मिल करके इसको डेवलप किया है। इट इज़ आल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट। और ये भी अनुमान किया जाता है कि जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर में जो है हमने जैसे कि फतेह 2 मिसाइल को लॉन्च किया था, इवन साइंस से भी उन्होंने अटैक किया था, फतेह 2 दिल्ली की तरफ था। उस समय मैंने हमारी वायुसेना ने S-400 से उसको डिस्ट्रॉय किया था। ड्रोन्स वगैरह के लिए, और फिर जो उन्होंने और ड्रोन्स वगैरह किए थे, वहाँ पर हमने अपने एयर डिफेंस सिस्टम आकाश तीर का इस्तेमाल किया था। काफ़ी ड्रोन को हमने उनसे डिस्ट्रॉय कर दिया। कुछ जगहों पर माना कि डिफेंस की चीज़ें हैं, डिफेंस कोई बताता नहीं है, कंट्री देश की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए, लेकिन ऐसा माना जाता है कि हमने बराक का भी शायद कई जगह पे इस्तेमाल किया होगा। वहाँ पे किया है एज ए एयर डिफेंस सिस्टम, नॉट फॉर अटैक। ओके, अब आता है आयरन डोम। ये बहुत चर्चा में रहा है। आयरन डोम चूँकि इजराइल का सिस्टम है, तो आयरन डोम से इजराइल को ये माना जाता था कि इजराइल पर कहीं कोई अटैक नहीं हो सकता है, इसको स्पेस पे ही मार गिराएगा। लेकिन हमास वाले ने क्या किया, हमास ग्रुप और हिजबुल हमास ग्रुप, और दूसरी तरफ क्या है हुती विद्रोहियों ने, सबसे पहले हमास की बात ये आती है, फिर यमन के हुती आते हैं ना, फिर तीसरे में हिजबुल्ला और ईरान के भी मैं साथ लेता। इन लोगों ने क्या किया, एक साथ कई 100 रॉकेट भेज दिए, कई 100 मिसाइल भेजे। अब चक्कर ये है कि भाई ड्रोन कितने को मारेगा, आयरन डोम कितने को रोकेगा, इसकी तो एक लिमिट है। जैसे मान लीजिए कि 100 एक साथ इसे 100 मिसाइल लॉन्च किया, अब वहाँ से एक रॉकेट आ गया तो 900 कहाँ जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी चाहे वो
क्या कहते हैं हुती यमन के हुतियों ने किया हो, चाहे ईरान ने किया, सभी ऑलमोस्ट 90% मिसाइल को इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। इवन इसराइली डिफेंस कहता है कि भाई हम 90% एक्यूरेसी के साथ को डिस्ट्रॉय करते हैं। इसीलिए थर्ड सिस्टम को वहाँ पर लाना पड़ा, जब लगा कि नहीं दिस इज इनएडुकेट, ये अपर्याप्त है, ये पूरा इसराइल को कवर नहीं कर पाता है, तब अमेरिका ने इसी थर्ड सिस्टम को वहाँ पे लगाया था। तो आशा है कि हमने आपको छोटे में ही और कैसे क्या फंक्शन करता है टेक्नोलॉजिकल सिस्टम को भी मैंने बताने की कोशिश किया है, क्योंकि और ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो इट विल बिकम ए साइंटिफिक टॉपिक, जो कि सबके लिए नहीं, हमको तो जन सामान्य के लिए मतलब बताना है कि जिसको सभी समझ सकें। और हमारे स्टूडेंट इस पर अगर कोई भी राइटअप लिखना, जनरल स्टडीज में कोई को कुछ भी लिखना हो तो दे कैन राइट इट हियर। ठीक है, अगले वीडियो में हम किसी अन्य टॉपिक के साथ आपके सामने आएंगे। टिल देन बाय बाय।